हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शिवज एजुकेशन में आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई सीएम मोहित कापरिया। और आज मैं आपको करवाने के लिए जा रहा हूं अकाउंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अभी अकाउंट्स के टर्म्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने इंग्लिश में एबीसीडी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हर पर्टिकुलर लैंग्वेज का एक बैकग्राउंड होता है, एक बेस होता है, ये अकाउंट्स का बेस है। आज हम जो टर्म्स पढ़ने वाले हैं वो स्पेसिफिकली अकाउंट्स को लेके, अकाउंट्स को ध्यान में रख के एक्सप्लेन किए जाएंगे। हो सकता है इन टर्म्स का रियल लाइफ मीनिंग और भी बहुत कुछ हो, बट आज हम जो टर्म्स पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के व्यू पॉइंट से ही पढ़ेंगे। प्लीज मेक श्योर कि ये टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आपको ये टर्म समझ में आ गए मतलब आपने अकाउंट सीखने की अपनी पहली सीढ़ी पार कर ली है। बट ये पहली सीढ़ी है, आखिरी नहीं है। तो इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारे वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा, अपने दोस्तों तक हमको पहुंचाना पड़ेगा, जिससे कि हमारी मेहनत इतने सारे लोगों को अकाउंट्स लिटरेट बना पाए, अकाउंट्स में जीरो से हीरो बना पाए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज हमारा सबसे पहला टॉपिक। हमारा सबसे पहला टर्म आज हमें जो सीखना है उसका नाम है एंटिटी। व्हाट वी मीन बाय द वर्ड एंटिटी, चलिए समझेंगे डिटेल में। तो लेट अस सपोज ये है ओनर और भैया जी ये है बिजनेस। अब नॉर्मली क्या होता है, एक रियल लाइफ के अंदर ओनर और बिजनेस कनेक्टेड होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ एकदम लिंक्ड होते हैं। यानी कि मैं कहूं कि मैं इस दुकान से सामान लेके आया हूं, दुकान का नाम लेके, या मैं कहूं कि मैं इस मालिक से सामान लेके आया हूं, तो बात में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं होता है, क्योंकि दुकान और ओनर एक ही होते हैं। बट अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता है। अकाउंट्स कहता है कि ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट लीगल एंटिटी, ये दोनों अलग अलग है। ओनर ओनर है और बिजनेस बिजनेस है। हम अकाउंट्स को कभी भी ओनर के व्यू से नहीं लिखते हैं, हम अकाउंट्स हमेशा हमेशा बिजनेस के व्यू से लिखने वाले हैं। ओनर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हमें मतलब नहीं है। अकाउंट्स की सारी एंट्री, अकाउंट्स के सारे इफेक्ट हमेशा हमेशा बिजनेस के व्यू से दिए जाएंगे, ओनर के व्यू से कभी भी इफेक्ट दिए जाएंगे नहीं। This is our first concept, which says that owner and business are two separate legal entity and every accounting entry will be done from the viewpoint of business. हमें ओनर से कुछ भी लेना देना होता नहीं है, ओनर के नजरिए से हम कभी भी अकाउंट्स लिखते नहीं है। This is the first transaction, first term, first word, that is entity. आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला शब्द है ट्रांजैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। द वर्ड ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज। ट्रांजैक्शन वर्ड का मीनिंग होता है एक्सचेंज, यानी कि कुछ लेना या कुछ देना। जब कभी भी कुछ हम लेन देन करते हैं उसे कहा जाता है ट्रांजैक्शन। अभी थोड़ा सा बड़ा है तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं एक दो चैप्टर समझा दूंगा साथ में ही, तो प्लीज फोकस करना। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन वर्ड का मीनिंग होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन करना। हम हमारी लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक कितनी सारी चीजें लेते हैं और कितने लोगों को कुछ देते हैं, राइट? तो उसे कहा जाता है ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन दो तरीके के होते हैं। पहला होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। पहला हो गया भैया इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और दूसरा हो जाता है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन उस ट्रांजैक्शन को कहा जाता है, या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन उसे कहा जाता है जिस ट्रांजैक्शन के पीछे हमारा मोटिव होता है प्रॉफिट कमाने का, यानी कि हमारा मेन मकसद है पैसे कमाने का। पर अगर ट्रांजैक्शन में आपका मोटिव पैसे कमाने का नहीं हो, यानी कि नॉन प्रॉफिट मोटिव हो, तो भैया उस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। मतलब अगर आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया है बिजनेस के व्यू पॉइंट से, बिजनेस करने के लिए या बिजनेस के पर्पस के लिए, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। आप गुड्स खरीद रहे हो, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। भाड़ा भर रहे हो, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। आप वेजेस पे कर रहे हो, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अगर ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस के रिलेटेड हो, क्योंकि बिजनेस का मोटिव पैसे कमाने का होता है। पर अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो जहां पे आपका मोटिव पैसे कमाने का बिल्कुल भी नहीं है, तो उसे कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन एकदम नॉन प्रॉफिट मोटिव से किए जाते हैं। उन ट्रांजैक्शन पे हमारा मोटिव पैसे कमाने का बिल्कुल भी होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो एक लेवल पे इकोनॉमिक और एक लेवल पे नॉन इकोनॉमिक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, लेट अस सपोज क्या, आई एम अ टीचर। इसमें सपोज करने वाली कोई बात नहीं। आई एम अ टीचर, राइट?
So I teach in schools, I teach in coaching, I teach at different levels, right? तो यहाँ सब जगह अगर मैं पढ़ाने के लिए जाता हूँ तो यहाँ से मुझे मिलते हैं पैसे, मतलब ये सारी जगह पढ़ाने का मेरा मोटिव है मॉनेटरी मोटिव. माय मोटिव इज टू अर्न मनी, माय मोटिव इज टू अर्न मनी और प्रॉफिट. देन दीज पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस आर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहाँ पे मेरा मोटिव पैसे कमाने का है. पर अगर मैं घर जाता हूँ और मैं मेरी बेटी को पढ़ाता हूँ, आई एम टीचिंग माई डॉटर, वहां पे मेरा मोटिव पैसे कमाने का नहीं, मेरा मोटिव है लव या मेरा मोटिव है अफेक्शन टुवर्ड माई डॉटर, तो यहाँ पे मेरा मोटिव पैसे कमाने का बिल्कुल भी नहीं है. मैं प्यार से, वो मेरे पास आके बैठ जाएगी मेरी गोदी में, चलो ना पापा प्लीज मुझे स्टोरी सुनाओ या प्लीज मुझे एबीसीडी सिखाओ, तो मैं उसको पढ़ाने के लिए बैठ जाता हूँ, राइट? तो क्या मैं उससे पैसे लेता हूँ? ऑफ कोर्स नॉट. आई एम डूइंग दैट फॉर लव, राइट? लव, केयर, अफेक्शन के लिए किया जाता है. वहां पे मेरा मोटिव पैसे कमाने का बिल्कुल भी होता नहीं है. Therefore, that is termed as non-economic transaction. हमारी लाइफ में इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो एक लेवल पे होते हैं इकोनॉमिक, और वही ट्रांजैक्शन अगर दूसरी जगह किया जाता है वो होता है नॉन इकोनॉमिक. इफ योर मदर इज अ शेफ, राइट, अगर वो खाना वाना बनाते हैं, तो अगर हमारी मम्मी किसी बड़े होटल में शेफ है और अगर वो होटल में जाके खाना बना रही है, होटल वालों से अच्छा खासा पैसा ले रही है, इट्स एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. बट वही मम्मी अगर घर पे है, संडे को या सैटरडे को आपके लिए बढ़िया सा खाना बना के आपको सर्व कर रही है, तो क्या मम्मी आपको बोलेगी निकाल 500 रुपए प्लेट? ऑफ कोर्स नहीं, कभी नहीं. तो दैट इज व्हाट द रीजन, वो होता है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन के पीछे मम्मी का मोटिव पैसे कमाने का नहीं है. मम्मी आपके लिए प्यारा प्यारा बढ़िया बढ़िया खाना बनाते बिकॉज शी लव्स यू पीपल, राइट इनफ, एंड दैट्स द रीजन इट इज टर्म्ड एज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक पे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट वी मीन बाय द वर्ड कैपिटल एंड व्हाट वी मीन बाय द वर्ड ड्राइंग्स. कैपिटल और ड्राइंग्स क्या होते हैं, इससे साथ में ही समझते हैं. चलिए, सो मैं आपके लिए कैपिटल ड्राइंग सिखाने के लिए एक ट्राई करता हूं. सो भैया ये है हमारा कोचिंग का बिल्डिंग, इसका नाम है शेपर्स एजुकेशन. ठीक है भैया, और ये है शेपर्स के ओनर. लेट अस सपोज ओनर सर का नाम है मिस्टर मोहित सर, बराबर है भैया. तो ये हो गया हमारा बिजनेस और ये हो गया ओनर खुद. अब अगर ओनर, हाथ पैर तो बनाने दो यार, चढ़ने फिरने लायक छोड़ो, कान थोड़े मैंने सर पे बना दिए खुद के, बट ठीक है, सो ओके, स्मार्ट लग रहा हूं. हाँ, सो अब अगर ओनर बिजनेस में कुछ भी पैसा लेके आता है उसे कहा जाता है कैपिटल. अगर ओनर बिजनेस में कोई भी एसेट लेके आएगा उसे कहा जाएगा कैपिटल. और ओनर बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करेगा उसे कहा जाता है ड्रॉइंग्स. अगर ओनर बिजनेस में कुछ लेके आएगा तो कैपिटल, और ओनर बिजनेस से कुछ लेके जाएगा तो उसे कहा जाता है ड्रॉइंग्स. तो प्लीज डेफिनेशन याद करेगा. Any amount of money or any particular asset invested by the owner into the business, it is basically termed as capital. But any amount of money withdrawn by the owner from the business, अगर owner business से withdraw कर रहा है तो उसे कहा जाएगा drawings. तो हमेशा से याद रखिएगा, owner means what? ओनर अगर बिजनेस में पैसे ला रहा है तो कैपिटल, ओनर अगर बिजनेस से पैसे लेके जा रहा है तो ड्रॉइंग्स. देखा जाए तो कैपिटल और ड्रॉइंग्स दोनों के दोनों ओनर के ही अकाउंट है. एट द एंड ऑफ अकाउंट्स ये पूरा ड्राइंग्स जाके कैपिटल में ही मर्ज होता है. बट अभी आपने अकाउंट सीखना स्टार्ट किया है तो ज्यादा दिमाग पे लोड मत डालो. अगर ओनर बिजनेस में लेके आएगा तो कैपिटल, ओनर बिजनेस से लेके जाएगा तो हो गया ड्राइंग्स. दैट्स इट. इतना ही फिलहाल के लिए समझना है, बाकी हम आगे हमारे वीडियोस में और डिटेल में पढ़ते रहेंगे. चलिए आगे बढ़ेंगे. हमारा अगला टर्म कहता है लायबिलिटीज. बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. लायबिलिटीज को हिंदी में कहा जाता है कर्जा, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है डेट. यहां पे भैया बी साइलेंट होता है, बी लिखते हैं बट बोलते नहीं है, डेप्ट लिखते हैं बट बोलते हैं डेट है. तो लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, कर्जा मतलब होता है डेट. अब डेट्स दो तरह के होते हैं. पहला होता है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी. अगर हम अपने घर के अंदर अंदर के लोगों से पैसा ले रहे हैं दैट इज इंटरनल लायबिलिटी. नाम चिल्ला चिल्ला के कह रहा है यार. अगर हम पैसा किसी बाहर वाले से ले रहे हैं दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटी. अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अ बिजनेस, अगर एक बिजनेस पैसा ले रहा है अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, तो उसे कहा जाएगा इंटरनल लायबिलिटी. बट अगर वही बिजनेस
पैसा बाहर किसी बैंक से लोन पे लेके आ रहा है, बाहर किसी क्रेडिटर से पैसे लेके आ रहा है, तो उसे कहा जाता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो ये तो हो गया कि भाई बिजनेस में पैसे दो सोर्सेस से आते हैं, बट सारी लायबिलिटी दो तरीकों में डिवाइड की जाती है। पहली होती है करंट लायबिलिटी, और दूसरी होती है नॉन करंट लायबिलिटी। अब सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, प्लीज यहां पे फोकस करना। करंट लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मतलब ये लायबिलिटी ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है, जबकि नॉन करंट लायबिलिटी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जब भी हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, नॉर्मली शॉर्ट टर्म उसे कहा जाता है जो 12 महीने से कम चले, उसे बेसिकली शॉर्ट टर्म कहा जाता है। यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड से पहले अगर वो लायबिलिटी खत्म हो जाती है, उसे हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहते हैं। बट वही अगर लायबिलिटी मोर देन 12 मंथ्स चले, यानी कि इस अकाउंटिंग पीरियड से अगले पीरियड में भी जाने वाली है, तो उसे बेसिकली हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। तो अकाउंट्स की लायबिलिटी दो तरह की होती है। पहली लायबिलिटी जो 12 महीने के अंदर खत्म होने वाली है, दूसरी लायबिलिटी जो नॉर्मली 12 महीने से ज्यादा चलने वाली है। अब अगर हम आगे बात करते हैं एग्जांपल्स की, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी बेसिकली कौन सी होती है, जो बहुत सालों तक चलती है। फॉर एग्जांपल होम लोन, अगर हम होम लोन लेते हैं, होम लोन भैया 10-10, 15-15 साल चलता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अगर हम कार लोन लेते हैं, कार लोन 5 साल चलता है, 7 साल चलता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अगर हम बाइक लोन लेते हैं, बाइक लोन भी आजकल 3 से 5 साल तक चल रहा है, दैट इज अगेन अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जबकि करंट लायबिलिटी किसे कहा जाता है, हमने किसी फ्रेंड से पैसा उधार ले लिया है, उसको कहा है भैया 2-3 दिन में तेरे को दे देंगे यार, दे दे। हमने अगर गुड्स उधारी पे खरीदे हैं, अगर हम गुड्स उधार पे खरीदते हैं, तो उसे कहा जाता है क्रेडिटर्स। ये टर्म मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे। तो ऐसी कोई भी लायबिलिटी हो जो 2 दिन, 3 दिन, 3 महीना, 6 महीना, 10 महीने, यानी कि 12 महीने से पहले पहले हम खत्म करने वाले हैं, तो उन सारी लायबिलिटीज को हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी बेसिकली शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बेसिकली नॉन करंट होती है, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी बेसिकली लॉन्ग टर्म होती है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। याद रखिएगा, लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, कर्जा यानी कि डेट, यानी कि आपके सर पे बर्डन, आपके छाती पे बोझ। अगर आपको लग रहा है कि कहीं किसी को आपको कुछ पैसा चुकाना बाकी है, तो दैट विल बी बेसिकली टर्म्ड एज लायबिलिटीज। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है एसेट्स। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एसेट का बेसिक मीनिंग होता है वेल्थ, यानी कि आपकी जमा पूंजी, हिंदी में उसको हम बोलते हैं जमा पूंजी, उसे कहा जाता है एसेट्स। अब एसेट्स के क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरीज में किए जाते हैं। बेसिकली एसेट को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहला होता है फिक्स्ड एसेट, जिसको हम लोग नॉन करंट एसेट भी कहते हैं। दूसरा होता है करंट एसेट्स, और तीसरा होता है फिक्टिशियस एसेट्स। सो इस तरीके से एसेट्स 3 होते हैं, यानी कि हमारी वेल्थ 3 बेसिक पार्ट में डिवाइडेड है। पहले फिक्स्ड एसेट, जो जिसको नॉन करंट एसेट भी कहते हैं, दूसरा करंट एसेट, और तीसरा फिक्टिशियस एसेट। अब ध्यान से सुनिएगा, फिक्स्ड एसेट बेसिकली वो एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट के भी 2 टाइप्स होते हैं, पहले वो और समझ लेते हैं। पहला होता है टेंजिबल एसेट्स, दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट्स, यानी कि ऐसे एसेट जिसको हम देख सकते हैं, which can be touched, which can be seen, which can be touched or which can be seen are basically termed as tangible asset. Intangible asset cannot be seen or cannot be touched. They are basically termed as intangible asset. आप कहोगे सर गजब मजे ले रहे हो यार, एक तरीके से कह रहे हो एसेट भी है, यानी कि हमारी वेल्थ है, हमारी पूंजी है, दूसरी तरफ कह रहा हम इन एसेट को देख ही नहीं सकते, इन एसेट को हम छू ही नहीं सकते। तो भैया ऐसा तो कौन सा एसेट है जिसको हम देख नहीं सकते और वो हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है? तो वही एसेट फिलहाल मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। फॉर मी माई बिगेस्ट एवर एसेट इज माई नॉलेज, माई ग्रेटेस्ट एवर एसेट इज माई नॉलेज।
I am earning money because of my knowledge. So in this case, my knowledge is an intangible asset. आज अगर मैं पैसे बना रहा हूं because of my knowledge, because of my experience, so these are termed as intangible asset. ये ऐसे asset है जो किसी को दिखते नहीं है, कोई छू नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, बट ये asset होते हैं, राइट? सो इन एसेट्स को कहा जाता है इंटेंजिबल एसेट, जिसका मैंने आपको अभी लेटेस्ट एग्जांपल दिया, जिसको हम बोलते हैं नो हाउ यानी के नॉलेज। सेकंड इसमें आ सकता है गुडविल, हमारे नाम का वैल्यू, हमारे ब्रांड का वैल्यू, दैट इज बेसिकली अगेन एन इंटेंजिबल एसेट। हम अगर बाई चांस ऑब्जर्व करें तो हम कभी कभार किसी चीज के लिए बहुत सारा पैसा देते हैं, वी पे एक्स्ट्रा प्रीमियम फॉर बाइंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। लेट अस टेक एन आईफोन, अगर हम एक आईफोन बाय करने जाते हैं, वही सेम फीचर, वही सेम क्वालिटी, वही सेम कैमरा हमें शायद दूसरी कंपनी भी दे दे, फिर भी हम वो कंपनी नहीं खरीदते, हम आईफोन खरीदते, पेइंग मोर देन डबल द प्राइसेस, बिकॉज आईफोन के पीछे एक लोगो लगा हुआ है और वो लोगो से वट पड़ता है, क्योंकि भैया आप आईफोन यूज कर रहे हो, दैट इज बेसिकली गुडविल ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड। तो गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। आप एप्पल का आईफोन चुरा सकते हो, बट आप एप्पल नहीं चुरा सकते हो, एप्पल इज अ जायंट कंपनी, आप उनकी गुडविल नहीं चुरा सकते हो। सो दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स। सेम वे एसेट्स होते हैं कॉपीराइट, अगर आप कोई किताब लिख रहे हो तो वो किताब आपके नाम पे रजिस्टर हो जाती है, तो वो किताब आपका कॉपीराइट होता है। जैसे कि अगर हम हमारी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स देखते हैं, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक हो या सीबीएसई की टेक्स्ट बुक हो, उसके आगे एक छोटा सा मार्क लगा होता है, इस तरीके का सी लगा के गोल किया होता है। आप देखो अपने टेक्स्ट बुक के सेकेंड पेज या थर्ड पेज पे एक सी करके गोल किया होगा और उस पर लिखा होगा ऑल राइट्स रिजर्व्ड, यानी कि ये सारे के सारे बुक के राइट्स रिजर्व्ड है। अगर आपको ये बुक जेरोक्स करना है, अगर आपको ये बुक किसी भी फॉर्मेट में डिजिटल या नॉन डिजिटल प्रिंट के फॉर्म में अगर किसी को देना है, तो आपको उस राइटर के परमिशन लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये बुक उसका कॉपीराइट है। अगर आपने बागवान मूवी देखी होगी, उसमें अमिताभ बच्चन सर ने भी एक किताब लिखी थी, और वो किताब जब जब बिकती है अमिताभ बच्चन को पैसा मिलता है भैया। तो अमित भाई को इतना पैसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो उनका कॉपीराइट है। वैसे ही जैसे कि लिटरेचर में कॉपीराइट होता है, वैसे ही टेक्नोलॉजी में उसको कहा जाता है पेटेंट। अगर आपको यूटिलिटी पेटेंट या कोई आप साइंटिफिक पेटेंट को, रिसर्च पेटेंट अपने नाम पे रजिस्टर कर देते हो, फिर वो पेटेंट आपके लिए एसेट बन जाता है। फिर जब कभी भी आपकी वो पर्टिकुलर यूटिलिटी यूज होगी, आपका जिसमें पेटेंट है वो सर्विस को यूज करेगा, तो वो आपको पैसे देगा। जैसे कि ओलेड डिस्प्ले, ओलेड डिस्प्ले सैमसंग का पास पेटेंट है। अब भले एप्पल का फोन बिक रहा है, बट उसमें डिस्प्ले सैमसंग का लगा हुआ है, तो एप्पल के फोन में भी सैमसंग वाले को कमाई मिलती है। क्यों मिलती है भैया? क्योंकि उसका पेटेंट है, ये उसका पेटेंट है, उसको पैसा मिलता रहेगा जब तक ये प्रोडक्ट बिकता रहेगा। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ट्रेडमार्क होता है, फिर रॉयल्टी होता है, ऐसे बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट्स है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, बट वो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो दीज आर टर्म्ड एज इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स बेसिकली कौन से होते हैं? पहले उससे पहले समझते फिक्स एसेट किसे कहा जाता है। तो सेम लायबिलिटी जैसा ही है, अगर आपका एसेट 12 महीने से ज्यादा है, चलता है, या आपको बेनिफिट्स देता है मोर देन 12 मंथ्स, तो उसे बोलते हैं फिक्स एसेट। और अगर वो लेस देन 12 मंथ्स होता है तो उसे बोला जाता है करंट एसेट्स। अब एग्जांपल समझते फिर फिक्स एसेट के। तो फिक्स एसेट के एग्जांपल नंबर 1, कार, बाइक, फैक्ट्री, ऑफिस, घर, मकान, दुकान, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें अगर हम खरीदते हैं तो उसका बेनिफिट हमें कितने सालों तक मिलता रहता है? इट इज बेसिकली टर्म्ड एज इंटेंजिबल, सॉरी इट इज बेसिकली टर्म्ड एज टेंजिबल एसेट, और उसमें आता है ये फिक्स एसेट कैटेगरी के अंदर। तो फिक्स एसेट उसे कहा जाएगा जो मोर देन 12 मंथ्स चलेंगे। अगर हम एसी खरीदते हैं, क्या एसी हर साल खरीदते हैं? नहीं भैया, एक बार एसी खरीद ले, वो एसी 5 साल, 10 साल, 15 साल हमें उसकी हवा देती रहती है। इट इज एन फिक्स एसेट। अगर हमने घर खरीदा तो क्या घर हम हर साल खरीदते हैं? ऑफ कोर्स नहीं, एक बार खरीदते उस घर में 10 साल, 20 साल, 30 साल हम रहते हैं। इट इज बेसिकली टर्म्ड एज फिक्स एसेट। सो हर वो एसेट जो मोर देन 1 ईयर्स तक अपने बेनिफिट्स हमको देता रहता है, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज फिक्स एसेट्स, राइट इनफ। तो ये हो गया फिक्स एसेट कैटेगरी। करंट एसेट किसे कहा जाएगा? जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, जिसकी अमाउंट बार बार चेंज हो रही है, जो ज्यादा दिन तक कांस्टेंट नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल बैंक बैलेंस, हर रोज उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। कैश बैलेंस बार बार चेंज हो रहा है। गोडाउन में पड़ा हुआ स्टॉक, माल आया स्टॉक बढ़ गया, माल गया स्टॉक कम हो गया, बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, इसे कहा जाता है करंट एसेट।
जो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, वैल्यू चेंजेस होती रहती है, उसे कहा जाता है करंट एसेट। अब ये फिक्टिशियस एसेट क्या होता है भैया? ये कुछ ऐसे एसेट है जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये एसेट सिर्फ एक डमी से एसेट्स होते हैं जो अकाउंटिंग इफेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए बनाए जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि हम कभी कभार कुछ खर्चा करते हैं, बट वो खर्चे का बेनिफिट हमें बहुत सारे सालों तक मिल रहा है, तो उसको फिक्स एसेट तो हम मान नहीं सकते, क्योंकि भैया उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वो बेनिफिट 3-4 साल तक देगा, तो हम क्या करते हैं, उसको एक बार के लिए फिक्टिशियस एसेट मान लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। कोका कोला कंपनी ने ऋतिक रोशन को हायर किया। हाँ, कोका कोला सॉरी माउंटेन ड्यू वालों ने, है ना, माउंटेन ड्यू वालों ने ऋतिक रोशन को हायर किया और ऋतिक सर से कहा गया कि ऋतिक भाई आपको क्या करना है, आपको ये पहाड़ की चोटी पे बाइक लेके जाना है, बाइक लेके पहाड़ से गाड़ी को सीधा नीचे कूदा देना है और नीचे उतर के हमारी बोतल को खोलना और लोगों को बोलना है देखो भैया डर के आगे जीत है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो हम आपको देंगे 10 करोड़ रुपए। तो ऋतिक भाई ने बोला ठीक है, मंजूर है। तो कंपनी ने बोला भैया पूरी बात सुनिए, हम 10 करोड़ रुपए आपको देंगे इस एड का, बट इस एड को हम 5 साल तक टीवी में चलाएंगे। 5 साल तक हर क्रिकेट मैच के बीच में ऋतिक भाई बाइक लेके आएंगे, बाइक को उड़ाएंगे, नीचे उतारेंगे और बोलेंगे भैया डर के आगे जीत है। 5 साल तक हम ये एड को टीवी में रन करेंगे। ऋतिक ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, करो रन, हमको तो एक बार शूट करके पैसा मिल जाएगा, हमें मंजूर है। उन्होंने एड शूट किया, एड का पैसा ऋतिक भाई को दे दिया। शूट खत्म होते ही पैसा क्लियर। अब 10 करोड़ का खर्चा तो हो गया, बट क्या ये 10 करोड़ का बेनिफिट एक ही साल मिलने वाला है? ऑफ कोर्स नहीं। ये 10 करोड़ का एड कंपनी 5 साल तक चलाने वाली है, तो 5 साल तक इस 10 करोड़ का बेनिफिट आपको मिलने वाला है, एंड दैट इज द रीजन आई एम सेइंग उसे कहा जाएगा फिक्टिशियस एसेट। 2 करोड़ तो इस साल मान लो, चलो हमने टोटल खर्चा कितना किया भैया, तो हमने खर्चा किया 10 CR का, डिवाइड बाय 2 कर दो, मत सॉरी डिवाइड बाय 5 कर दो, यानी कि 2 करोड़ का खर्चा इस साल हो गया। बाकी 8 करोड़ क्या है, तो बाकी 8 करोड़ को हम लोग मानते हैं फिक्टिशियस एसेट और उसको हम हमारी बैलेंस शीट में शो करेंगे एज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और ये एक डमी एसेट बन के हमारी बुक में दिखेगा 8 करोड़ का, और हर साल इसमें से 2 करोड़ राइट ऑफ करते रहेंगे क्योंकि हर साल इसका थोड़ा थोड़ा बेनिफिट खत्म होता रहेगा। बट ये एक डमी एसेट है, इसे कहा जाता है फिक्टिशियस एसेट। ये कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो सच में एसेट नहीं है, सच में तो वो एक्सपेंस है, बट क्योंकि उनका बेनिफिट हमें सालों साल मिलने वाला है, हम उसको कुछ समय के लिए बैलेंस शीट में हमारी एसेट की तरह दिखाते हैं। सो दीज आर बेसिकली टर्म्ड एज फिक्टिशियस एसेट्स। याद रहेगा आपको। सो ये था मेरा 5th टर्म जिसका नाम है एसेट्स। आपको अगर कोई डाउट्स रहेंगे इस वीडियो के दौरान तो आप फ्री है कमेंट सेक्शन में जाके अपने सारे के सारे डाउट्स खुले कर दीजिए मेरे पास। मैं कोशिश करता हूं, मैं मैक्सिमम कोशिश किया, मैं मोस्टली 99% सारे कमेंट के जवाब देता हूं क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है, या ये कह सकते हैं मेरी टीम बहुत फ्री है, तो वो कुछ ना कुछ नवरे काम करती रहती है। सो इन एनी केस आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जो बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं मैं उनको भी जवाब देता हूँ। कितने सारे बच्चे मेरे से काउंसलिंग करने के लिए मैसेज करते हैं मैं उनको भी जवाब देता हूँ। कितने सारे बच्चे ऐसे ही मैसेज कर देते और सर क्या हाल है, मजा आ रहा है, मैं उनको भी जवाब देता हूँ। राइट। सो मैं कोशिश यही करता हूं कि मैं हर रोज थोड़ा टाइम निकाल के सारे कमेंट्स पे जवाब दूं। तो अगर आपको भी कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, या आप चाहते हो मैं किसी और चीज पे वीडियो बनाऊं, तो आपके सारे के सारे डाउट, सारे के सारे प्रॉब्लम्स मुझे कमेंट में लिखिए। मैं आपके सारे डाउट्स को इकट्ठा करके एक नया वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टर्म है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। चलिए इसको सीखते हैं। लेट अस सपोज दो लोग हो गए, मिस्टर ए और मिस्टर बी, दो जने हैं। पहले का नाम है मिस्टर ए, दूसरे का नाम है मिस्टर बी। अब सुनना ध्यान से। और बीच में है हम, यानी कि बीच में है हम खुद, यानी कि ओनर ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस खुद। मैंने कहा था हम बिजनेस के व्यू से लिखेंगे, तो बीच में आ गया बिजनेस खुद। हमें ओनर से लेना देना नहीं, तो एक काम कर देते, ओनर को हटा देते फॉर मोर क्लैरिटी। तो बीच में आ गया हमारा बिजनेस खुद। अब सुनना ध्यान से, क्या होता है, एक बिजनेस क्या करता है, कुछ लोगों से गुड्स खरीदता है और कुछ लोगों को बेचता है, वही बिजनेस का काम होता है। तो हमने भी सेम वही किया। हमने मिस्टर ए से गुड्स खरीदे, यानी कि हमने मिस्टर ए से गुड्स परचेज किए।
कितने के? 50,000 रुपीज के। मिस्टर ने हमको गुड्स भेजे, मिस्टर ने बोला भैया पैसे निकालो। मैंने बोला पैसे 1 महीने बाद दूंगा, अभी तो माल आया है। नॉर्मली लोग गुड्स क्रेडिट में खरीदते हैं तो उसे कहा जाता है बट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, राइट? गुड्स तो बिका है भैया, माल तो बिका है, तो उस पर्टिकुलर चीज को कहा जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फाइन। सो हमने मिस्टर ए से गुड्स खरीदे 50,000 के, और हमने इनको पैसा नहीं दिया। हमने इनको कहा कि हम पैसा आपको बाद में देंगे। तो इस केस में मिस्टर ए हो जाते हैं हमारे लिए क्रेडिटर। क्या हो जाएंगे मिस्टर ए हमारे लिए? क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि वो हमसे पैसा मांगते हैं। तो जिसको पैसा देना होता है वो होते हैं क्रेडिटर, और क्रेडिटर हमारे लिए हमेशा से लायबिलिटी होते हैं। क्या होते हैं भैया? लायबिलिटी, यानी कि हमारे सर पे कर्जा है, हमें उनको पैसा चुकाना है। तो क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या होंगे? क्रेडिटर्स होंगे हमारे लिए लायबिलिटी। आगे बढ़िए। आगे का पॉइंट ये है कि अब हमने वही गुड्स को बेच दिया मिस्टर बी को 60,000 रुपए में, और मिस्टर बी ने भी फिर से हमको प्रॉमिस किया कि भैया पैसे तो मैं आपको देने वाला हूं 1 महीने बाद में। यानी कि मिस्टर बी ने भी पैसे नहीं दिए, हमने उधार में माल लिया, आगे उधार में बेच दिया। तो अब मिस्टर बी से हम पैसे मांगते हैं, तो जिससे पैसा लेना होता है उसे कहा जाता है डेटर। तो ध्यान रखना, जिससे पैसा लेना है वो होता है डेटर, और जिसको पैसा देना है वो होता है क्रेडिटर। जिससे लेना है वो हमारा एसेट है, वो हमारा एसेट है, इसलिए उसको हम बोलते हैं डेटर। हम तेरे से पैसे मांग रहे, चल निकाल मेरा पैसा, तो ये हमारे लिए एसेट है, उसे कहा जाएगा डेटर। और जिसको पैसा देना है वो हमारे लिए लायबिलिटी है। जहां दिखेगा पैसे मांग लेगा यार, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है, उसे कहा जाता है क्रेडिटर। तो ध्यान रखना, क्रेडिटर कर्जा है, लायबिलिटी है, उधारी है, जहां दिखेगा पकड़ लेगा, तो हमको इसके मुंह छुपा के घूमना पड़ता है। जबकि डेटर हमारा एसेट है, हमको जहां दिखेगा हम पकड़ लेंगे, भाई निकाल हमारा पैसा, तो उससे हमें पैसा लेना है। तो जिससे पैसा लेना है वो होता है डेटर, और जिसको पैसा देना है वो होता है क्रेडिटर। याद करिएगा, जिससे लेना है वो डेटर, जिसको देना है वो क्रेडिटर। तो क्रेडिटर आपके लिए लायबिलिटी है और डेटर आपके लिए एसेट है। ये है हमारा नेक्स्ट टर्म, जिसका नाम है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक ठाक है, आगे बढ़ेंगे। अगला टर्म परचेज और सेल। अब ये टर्म इजी है, बट फिर भी आप सोचोगे सर आपने क्यों लिया? क्योंकि अकाउंट्स में थोड़ा सा अलग है। ये नॉर्मल लाइफ में कहा जाता है कि भैया परचेज का मतलब होता है कुछ भी खरीदना, यानी टू बाय समथिंग, और सेल का मतलब होता है टू सेल समथिंग। कुछ भी चीज को अगर हम बेचते हैं या एनीथिंग इज सोल्ड इन द मार्केट, देन इट इज बेसिकली टर्म्ड एज सेल। बट अकाउंट्स थोड़ा सा अलग है। अकाउंट्स कहता है परचेज मतलब खरीदना, सही बात है, सेल्स मतलब बेचना भी सही बात है, बट क्या हर चीज खरीदना परचेज नहीं होता, हर चीज बेचना सेल नहीं होता एज पर अकाउंट्स। अकाउंट्स में आप परचेज वर्ड कब यूज करोगे, सेल वर्ड कब यूज करोगे? ध्यान रखना, आप परचेज और सेल वर्ड यूज करोगे ओनली एंड ओनली ट्रेडिंग गुड्स के लिए। ट्रेडिंग गुड्स मतलब वो गुड्स जिसका आपका बिजनेस है। अगर आपका बिजनेस साड़ी का है तो साड़ी खरीदना परचेज, साड़ी बेचना सेल। बट अगर आपने मोबाइल खरीदा तो वो परचेज नहीं होगा। आपने अपना पुराना लैपटॉप बेचा तो वो सेल नहीं होगा। आपने फर्नीचर खरीदा तो वो परचेज नहीं होगा। आपने गाड़ी खरीदी तो वो परचेज नहीं होगा, क्योंकि आपका बिजनेस तो साड़ी का है। तो परचेज सेल वर्ड सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग गुड्स के लिए यूज करेंगे हम अकाउंट्स के अंदर। प्लीज ध्यान रखना, हर चीज खरीदने को परचेज अकाउंट्स में नहीं कहा जाएगा। अगर हम एसेट्स खरीदेंगे तो हम एसेट के नाम से लिखेंगे। कंप्यूटर खरीद रहे हो, कंप्यूटर के नाम से एंट्री करो। फर्नीचर खरीद रहे हो, फर्नीचर के नाम से एंट्री करो। बट अगर गुड्स खरीद रहे हो तो आप लिखोगे परचेज। अगर गुड्स बेच रहे हो तो आप लिखोगे सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों को ये गलत सिखाया जाता है, इसलिए मैं इसको छाती ठोक के सही सिखा रहा हूं। प्लीज ध्यान रखना, एक्चुअल मीनिंग और अकाउंटिंग मीनिंग में बहुत फर्क होता है। दिस इज परचेज एंड सेल फॉर यू पीपल। नेक्स्ट वन, अगले वर्ड्स कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब भी मैं बच्चों को पूछता चलो बताओ एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है, बच्चों को लगता है सर तो मजाक कर रहे हैं यार, क्या ही फर्क है स्पेलिंग के सिवाय, बाकी सब तो सेम ही है। हम बोले एक्सपेंस या हम बोले एक्सपेंडिचर, बात तो बराबर है, बट ऐसा नहीं होता है। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर अलग अलग है। आम आदमी दोनों वर्ड्स को यूज साथ में ही करता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो एक्सपेंस एक्सपेंडिचर एक ही चीज को बोलता है, यार आज तो बहुत एक्सपेंस हो गया, एक ही बात है। यार आज तो बहुत एक्सपेंडिचर हो गया, एक ही बात है। बट अकाउंट्स कहता है लल्लू हो तुम लल्लू, ऐसा नहीं होता है, ध्यान दो। अकाउंट्स कहता है
कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दो अलग अलग वर्ड्स है और इनके दो अलग अलग मीनिंग है। यानी कि जब आप खर्चा कर रहे हो वो एक्सपेंस भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप खर्चा किस पे कर रहे हो। अगर आप खर्चा कर रहे हो और सामने से आपको एसेट आ रहा है तो इट इज बेसिकली एक्सपेंडिचर। यानी कि आपने कार खरीदी, आपने गोल्ड खरीदा, तो भैया वो एक्सपेंस नहीं है, वो एक्सपेंडिचर है, क्योंकि सामने से एसेट आ रहा है। तो जब कभी भी किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में सामने से एसेट्स आते हैं उसे कहा जाता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस में सामने से कुछ नहीं आता, कोई एसेट वेसेट नहीं आता। आपने सैलरी पे किया, आपने लाइट बिल पे किया, आपने मोबाइल बिल पे किया, these are basically termed as expenses, बराबर है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एक्सपेंडिचर नॉर्मली नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं, जबकि एक्सपेंसेस नॉर्मली रिकरिंग इन नेचर होते हैं। ये हर बार 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 लगातार आते रहते हैं, हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने में आपके सामने आ जाएगा, दैट इज एक्सपेंस। बट एक्सपेंडिचर बार बार नहीं आता, एक बार किया है बहुत सालों तक वो चलेगा, दूसरा भले एक्सपेंडिचर आ जाएगा, वो चीज पे नॉर्मली बार बार रिपीट होता नहीं है। दिस इज एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे, आज का हमारा लास्ट टॉपिक, इस वीडियो का आखिरी टॉपिक, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक कहता है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन्स एंड डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉर्मली वापस से आम आदमी के लिए इसमें कोई फर्क नहीं है। आम आदमी प्रॉफिट और गेन्स को एक ही मानता है, यार आज तो बढ़िया प्रॉफिट हो गया, या आज तो क्या गेन हुआ, मेरे को क्या बताऊं तेरे को। आम आदमी के लिए प्रॉफिट एंड गेन वर्ड्स आर सेम, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वर्ड्स आर सेम, बट अकाउंट्स के लिए दे बोथ आर डिफरेंट। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ। अकाउंट्स कहता है कि अगर आप बिजनेस से पैसा कमा रहे हो तो उसे प्रॉफिट बोलेंगे, बट अदर देन बिजनेस से कमा रहे हो तो उसे गेन बोलेंगे। यानी कि मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, तो अगर मैं टीचिंग से पैसा कमा रहा हूं दैट इज प्रॉफिट फॉर मी। बट अगर मैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहा हूं विच इज समटाइम्स, या मुझे कोई लॉटरी लग गई है, तो उसे कहा जाता है गेन। मैंने कोई एसेट बेचा, अचानक से बिल्डिंग खरीद के बेच दी और पैसा कमा लिया, उसे बोलते हैं गेन। तो गेन मतलब वो होता है जो अदर देन बिजनेस होता है, प्रॉफिट मतलब वो होता है जो नॉर्मल बिजनेस से मिलता है। यहां पे भी कहानी सेम है। नॉर्मल बिजनेस में किए जाने वाले चीजों को एक्सपेंसेस कहा जाता है, बट उसके सिवाय अगर कोई खर्चा हो जाए उसे लॉस कहा जाता है। मतलब अगर आपके बिजनेस में आपने सैलरी पे की है वो एक्सपेंस है, आपने रेंट पे किया है वो एक्सपेंस है, आपने बिजली के बिल पे किए हैं वो सारे के सारे एक्सपेंस है, बट आपके बिजनेस में आग लग गई और आपके थोड़े से स्टॉक जल गए, वो लॉस है। आपके बिजनेस के अंदर चोरी हो गई, थेफ्ट हो गया, तो वो लॉस है, क्योंकि ये रोज रोज होता नहीं है, ये कभी कभार होता है। कोरोना आ गया, लॉस हो गया, एक्सपेंस नहीं हुआ है। अर्थक्वेक आ गया, लॉस हो गया, एक्सपेंस नहीं हुआ है, क्योंकि ये कभी कभार होने वाले ट्रांजैक्शन है। ये कई सालों में एक बार होते हैं, 2 बार होते हैं, बार बार होते नहीं है, उन्हें लॉसेस कहा जाता है। याद रहेगा सबको। सो दीज आर डिफरेंट अमाउंट ऑफ टर्म्स। वैसे अकाउंट्स में बहुत सारे टर्म्स है, मैंने कुछ मेन टर्म्स आपको समझाए हैं, बाकी टर्म्स हम अकाउंट्स करते करते बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। बट ये टर्म्स के बाद में अब आप थोड़ा सा अकाउंट्स के सेकंड लेवल पे जाने के लिए तैयार हो जाओगे। बट प्लीज मेक श्योर ये सारे के सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट हो कॉमेंट सेक्शन में 100% लिखिए। और अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा, भैया यूट्यूब क्या है, अपना ही तो है, घुमाओ फिर से वीडियो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में पढ़िए, बट प्लीज अच्छे से इन टर्म्स को करिएगा। जब तक इन टर्म्स में श्योरिटी नहीं है अगले वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मिलेंगे वापस से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।